हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर 3 पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 3 हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़ा था वो रिकॉल भी कर लेते हैं। हमने लेक्चर 1 में एसआई यूनिट्स पढ़े थे, साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को पढ़ा था एंड इन लेक्चर 2 हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा था और उसके साथ साथ हम लोगों ने एटम क्या होते हैं, हेटेरोजेनस होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो लेक्चर्स जाके देखो और उसके बाद यहाँ कंटिन्यूएशन में लेक्चर 3 प्रोसीड करना। तो आज के लेक्चर में जो पार्ट है वो बेसिक से एप्लीकेशन पार्ट जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से एप्लीकेशन का मतलब ये है कि मैं जो बेसिक समझाऊंगी उसके साथ क्वेश्चंस कराऊंगी, वो जो बेसिक है वो क्वेश्चन में काम आएगा। आपको कभी भी सिंबल की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, आपसे सिंबल पूछा जाता है। इसी तरह से इस लेक्चर में आपको बेसिक समझाया जाएगा और उसको अप्लाई कैसे करना है वो भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम बेसिकली बेसिक से पढ़ना शुरू। तो आपका जो सिंबल है, यहाँ पे आपको सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है सिंबल। सिंबल क्या होता है? अब देखो, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, अब अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे अराउंड में हम डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस बोलते हैं जिससे हमारा जो कम्युनिकेशन हो वो अच्छा हो। ठीक है, अगर आपकी कोई लैंग्वेज है तो आप उस तरह से बोलोगे। इनफैक्ट हमारे जो ब्लाइंड डेफ पीपल होते हैं उन लोगों के लिए भी साइन लैंग्वेजेस यूज होती हैं। ठीक है, तो उनको कम्युनिकेशन के लिए ही वो चीज यूज होती है। तो ऐसे ही लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे केमिस्ट यूज करते हैं बेसिकली ई फॉर डिटरमाइनिंग कुछ भी आपके सामने होगा तो वो सिंबल से डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो, आपके जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो कुछ बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ इजीली याद हो जाते हैं, कुछ इजीली याद नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया कि हम थोड़ा शॉर्ट नोटेशंस लेंगे, सिंबल्स को याद भी करेंगे और साथ साथ में उन्हें बनाना भी सीखेंगे और आपको वो इजी हो जाएगा बाद में जब अप्लाई करना होगा। आपको बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस याद नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए सिंबल टर्म आया। तो सिंबल टर्म क्या था? सिंबल टर्म ये था कि कोई भी शॉर्ट नोटेशन, ठीक है, जो फुल नेम को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे कि इसका नाम इसका सिंबल ये होगा, या ये अगर सोडियम है तो इसका सिंबल Na है, तो अगर मैं Na कहीं लिख देती हूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि वो सोडियम है। राइट, तो ये आपका सिंबल है बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए बिटवीन केमिस्ट। और भी चीजें होती हैं जो आपके काम आती है सिंबल्स के थ्रू। ठीक है, तो अब सिंबल तो इसलिए आया कि वो एक लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है और हमें अपनी लैंग्वेज इजी करनी थी। ठीक है, कि जिससे सबको समझ आए। तो अब हम सीखते हैं कि सिंबल बनाते कैसे हैं, यानी सिंबल लिखते कैसे हैं। मान लो मैं आपके पास यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं पॉइंट्स रीड आउट नहीं करूंगी, मैं सीधे आपको बताऊंगी। आप इनको लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपके पास बुक्स तो होंगी ही। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो सिंबल है वो हम, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्बन है, ठीक है, और आपके पास ऑक्सीजन है। तो जो सिंबल है, अगर मुझे इन दोनों का सिंबल बताना है तो मैं इन दोनों का जो फर्स्ट लेटर है वो मैं इनका सिंबल घोषित कर दूंगी। जैसे कार्बन का फर्स्ट लेटर C, ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O। ठीक है, तो ये इनके सिंबल हो गए, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O। ठीक है, तो सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं। यही नहीं रुका सिंबल, आगे भी कुछ चीजें हैं। जैसे कि सेकंड पॉइंट है कि अगर मान लो कि दो एलिमेंट्स हैं जिनका C से ही नाम शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन और कैल्शियम, ऐसे कोई दो एलिमेंट हैं जिनका C से ही नाम शुरू हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब अगर मैं इसको भी C लिख देती हूँ, इसको भी C लिख देती हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं, नहीं ये तो कार्बन है, नहीं ये तो कैल्शियम है, कैसे डिटरमाइन करोगे? तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप एक को C आपने घोषित कर दिया है, उसको C ही रखो। आपको जो दूसरा है वो डिस्टिंग्विश करने के लिए चाहिए कि अगर आपका कैल्शियम है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कैल्शियम है। तो क्या करो, जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में लिखो और उसका सेकंड लेटर एज अ स्मॉल लेटर यूज करो और उसका सिंबल ये बना दो। तो कैल्शियम का सिंबल क्या पड़ गया? Ca, और कार्बन का क्या पड़ गया? C। ठीक है, तो इस तरह से काम हुआ। अब एक और मुसीबत आई है उनके पास, जो कि आपका यहाँ थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ने कहा कि मान लो ऐसा एलिमेंट है या ऐसे दो एलिमेंट है जिनमें दोनों में Ca आता है। अब क्या करें? जैसे कि आपका कैल्शियम
और कैडमियम। ठीक है, अब मैंने कैल्शियम को तो Ca दे दिया, अब मैं कैडमियम को Ca दे दूंगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो ये घोषित किया गया कि अगर सेकंड लेटर भी सेम है तो थर्ड लेटर पे हम जाएंगे, फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे और उसका जो थर्ड लेटर है वो स्मॉल में हम उससे घोषित कर देंगे। तो कैल्शियम का Ca हो गया, कैडमियम का Cd हो गया। ऐसे ही फर्दर अगर तीसरा लेटर भी सेम है बाई चांस तो फोर्थ लेटर पे जाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम सिंबल्स बनाने लगे। तो आई होप यहां तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में यहाँ पे आपके सिंबल देखो, आपके जो नाम है, सिंबल्स के जो नाम है वो कभी कभार ऐसा होता है, कभी आपने सोचा है कि यार सोडियम, सोडियम का नाम एस क्यों नहीं रख दिया, Na ही क्यों रखा, ये बड़ी मुसीबत है, ये बड़ी आफत है कि इसका नाम Na ही क्यों रखा, एस क्यों नहीं रखा, SO क्यों नहीं रखा, SOD क्यों नहीं रख दिया, या SD क्यों नहीं रख दिया। ठीक है, इसका Na ही क्यों रखा। ठीक है, Na ही क्यों रखा। तो क्या हुआ, बेसिकली कुछ आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका हम लैटिन नेम यूज करते हैं सिंबल बनाने के लिए। इससे हमें इजी हो जाता है जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करने में। इसलिए सोडियम का नाम Na हो गया, पोटेशियम का K हो गया। तो अभी आगे मैं आपके पास लिस्ट लेके आ रही हूँ, तो कुछ एलिमेंट्स हैं वो आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और समझाऊंगी इस तरह से कि याद हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, इंग्लिश नेम तो पोटेशियम है, लेकिन P कभी सिंबल नहीं होता, P तो सिंबल फास्फोरस का होता है। ठीक है, तो हमारा सिंबल क्या होता है इसका, पोटेशियम का K। क्यों होता है, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, केलियम। राइट। अब टंगस्टन का कभी भी T नहीं होता सिंबल, क्या होता है, W होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो आपका बेसिकली नाम है वो है वुल्फ्रैम, वुल्फ्रैम। ठीक है, देन आते हैं हम सोडियम पे। तो सोडियम का नाम कभी भी S नहीं होता, Na होता है, क्योंकि इसका नाम है, लैटिन नेम है नेट्रियम। राइट। आयरन में, आयरन का नाम I से शुरू नहीं होता, क्योंकि I आपका आयोडीन होता है ना, आयोडीन होता है। तो I से तो नहीं होता आयरन, Fe से होता है, क्योंकि इसका नाम क्या है, फेरम। कॉपर का नाम कभी भी CO नहीं होता, CO आपका कोबाल्ट होता है। ठीक है, और इसका नाम Cu रखा गया, क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम होता है कुप्रम। राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब आते हैं गोल्ड। गोल्ड का नाम कभी G सुना है, नहीं होता G, क्या होता है Au, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, ऑरम। राइट। ऐसे ही सिल्वर का होता है Ag, क्यों, क्योंकि इसका लैटिन नेम क्या है, आर्जेंटम। ठीक है, ऐसे ही मरकरी का कभी भी M नहीं होता, Hg होता है, क्यों, क्योंकि इसका नाम होता है हाइड्रागैरम। टिन का नाम होता है, रुको वेट अ मिनट, टिन का नाम Sn से होता है और कभी भी Ti से नहीं होता, Ti टाइटेनियम होता है। इसका नाम इसलिए ऐसा Sn से होता है क्योंकि इसका नाम है स्टैनम, लैटिन नेम स्टैनम। लेड का नाम है प्लम्बम। अगर मैं देखूं, वेट अ मिनट, प्लम्बम, तो प्लम्बम तभी तो पीबी होता है लेड का नाम, इसलिए। एंटीमनी का होता है स्टाइबियम, स्टाइबियम, तभी इसका नाम क्या रखा गया, Sb। तो आपको समझ आ गया होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो अपने इंडियन नेम या इंग्लिश नेम, सॉरी इंडियन नहीं, इंग्लिश नेम से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, तो उनका नाम कैसे पड़ा, आपके लैटिन नेम से। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, तो इनको हमने लिख लिया है। अब आते हैं आगे, सिग्निफिकेंस क्या है, सिंबल यूज क्यों कर रहे हैं। तो पहला तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर क्वांटिटेटिवली जाऊं तो मैं, ओके वेट अ मिनट, क्वांटिटेटिवली जाऊं तो ये आपका नाम बता रहा है एलिमेंट का। ऑब्वियसली अगर आप कहीं जाके Na बोलते हो तो वो सोडियम ही समझेगा, तो यानी आप बड़ी लैंग्वेजेस को छोटे
छोटे शब्दों में रिप्रेजेंट करके चीजों से कम्युनिकेशन कर सकते हो। क्वालिटेटिवली जाऊं तो ये आपको मास ऑफ द एलिमेंट भी बता सकता है, एक एटम भी बता रहा है कि एलिमेंट में ये एटम आपका ये होगा, जैसे सोडियम में एन ए ही एटम होगा, पोटेशियम में के ही एटम होगा। 1 मोल ऑफ एलिमेंट भी बता रहा है आपको, ठीक है, कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इस एलिमेंट के, ठीक है। तो वो तो हम मोल कंसेप्ट में भी पढ़ लेते हैं, तो आपको मोल समझ आना चाहिए, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है आपके सिंबल्स का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आई नो अभी थोड़ा बेसिक रटने वाला लग रहा होगा, लेकिन अभी आगे मजा आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो आपके जो सिंबल्स होते हैं वो मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट भी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मतलब कि आपका मोनोवैलेंट में आपका Na पॉजिटिव क्योंकि इस पे प्लस चार्ज होता है, K पे K पॉजिटिव क्योंकि इस पे एक ही चार्ज होता है, बाइवैलेंट यानी जिन पे 2 चार्जेस होते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव, जिन पे 2 चार्जेस होंगे, 2 प्लस चार्जेस या 2 माइनस चार्जेस। यहाँ पे O2 माइनस भी लिख सकती हूँ मैं, इस पे O2 माइनस लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं O2 माइनस भी लिख सकती हूँ। तो ये बाइवैलेंट हो गए। ट्राइवैलेंट में आपका Al3 पॉजिटिव, ठीक है, तो ये ट्राइवैलेंट हो गया। तो आपके जो सिंबल्स हैं वो मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट किस हिसाब से हैं, नंबर ऑफ चार्जेस जो उसके ऊपर लगे होते हैं वो कितने हैं। तो इन चार्जेस का क्या मतलब है ये भी अभी समझ आएगा आगे, सॉरी। अब आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर मैं ग्लूकोज लूं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि उस कंपाउंड में, उस पूरे कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स में, मतलब कैसे, मतलब अलग अलग टाइप के एलिमेंट हैं और उस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ इस पूरे कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। और कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें बताता है कि आपके पूरे कंपाउंड में वेरियस कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट के कितने नंबर हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कार्बन एक एलिमेंट है, लेकिन कितने एटम्स हैं, यहाँ पे 6 एटम्स हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन यहाँ पे एक एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है, 12। ऐसे ही ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और कितने एटम्स प्रेजेंट है, इसके 6। तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है, बेसिकली कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स और उनके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। आई होप आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जनरली ये जो आपके सामने है रिलेशनशिप बिटवीन एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जनरली आपका इसमें जो फॉर्मूला है वो है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में अगर वैल्यू बोली है कि होल नंबर की वैल्यू निकालो या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, तो ये 2 चीजें दे रखी होंगी, इनमें से, इन तीनों में से 2 चीजें दे रखी होंगी और आपको तीसरी निकालनी होगी। इन केस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चलो हमें पता लग जाता है वेट उसका क्या है, लेकिन कभी कभार एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट हमें नहीं पता लगता है, तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं आप लोगों के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना सिखा दूंगी, अदरवाइज आपके लिए नीड नहीं है, क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में ही एम्पेरिकल फॉर्मूला दे देंगे या उसका वेट दे देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है या वेपर डेंसिटी दी है, ठीक है, वेपर डेंसिटी दी है तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप वेपर डेंसिटी निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी की रिलेशनशिप से ही आप इन दोनों में से कोई भी चीज निकाल सकते हो। इन्हें सिर्फ लर्न कर लो, क्योंकि इसके बेस पर मेरे पास भी क्वेश्चन नहीं है और आपकी बुक्स में भी नहीं थे, ठीक है। तो अगर आता है तो एटलीस्ट लर्न देम, ठीक है, लर्न इट, सॉरी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टे ट्यून्ड, अब आने वाली है अच्छी चीज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ना अपनी 9th क्लास की बुक में देखा होगा, ये एनसीईआरटी का चार्ट है, और आपको ये एनसीईआरटी से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से अच्छा ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको इस चार्ट की मदद से वैलेंसी निकालना सिखाऊंगी, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल मैं ना ले लेती हूँ नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, ठीक है। तो या क्लोरीन ले लेते हैं और Na सोडियम ले लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर होते हैं। जनरली क्वेश्चन में Na और Cl का ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं इस चार्ट को समझा रही हूँ, इसका मतलब इसके पीछे कुछ होगा। आपको फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए, और फॉर्मूला क्रिएशन के लिए आपको वैलेंसी निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आपका NaCl का मुझे कोई फॉर्मूला बनाना है, मतलब NaCl ही आना चाहिए। या आप बोलोगे Na2Cl क्यों नहीं होता, Na3Cl क्यों नहीं होता, या NaCl2 क्यों नहीं होता, NaCl ही क्यों होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये क्यों नहीं होते? तो अगर आपके मन में भी ऐसा क्वेश्चन है तो यहाँ देखो कैसे होता है ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ये देखो यहाँ लिखा है 11, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा 11, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और यहाँ पे इसका अगर मैं KLM देखूं, ठीक है, K शेल, L शेल और M शेल में देखूं, तो मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी इलेक्ट्रॉन्स को। तो आपका जो बेसिकली सोडियम है, सोडियम में आपका जो K शेल है, K शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, L शेल में 8 आ सकते हैं, M में भी 8 आ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास एक ही बचा था तो इसने एक ही लिखा। M में 8 आ सकते हैं, तो चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि K में सिर्फ 2 आ सकते हैं, L में 8, M में 8, N में 18 आ सकते हैं, ठीक है। इससे कम भी आ सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं सोडियम का चेक करूं, अब मैं इसे मिटा रही हूँ, उसको लिख लेना कि इतने मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्सिमम इतने ही आ सकते हैं। K में 2, L में 8, M में 8, N में 18, ठीक है। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ और मैं सोडियम का KLM निकालूंगी। वेट अ मिनट, तो देखो यहाँ पे सोडियम के पास कितना एटॉमिक नंबर है? 11, ठीक है। तो मुझे यहाँ KLM में डिस्ट्रीब्यूट करना है। K में सिर्फ 2 आ सकते हैं, ठीक है, तो मैंने 2 भर दिए, 11 में से 2 गए 9, ठीक है। L में सिर्फ 8 आ सकते हैं, तो यहाँ पे 10 हो गया टोटल, 2 + 8 10, और 11 में से 10 गया 1, तो इसके पास अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इसलिए M में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 281 आपको दिया हुआ है, दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन की बात करती हूँ अब, ठीक है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। कैसे दिखेगा दिखाती हूँ, रुको। यहाँ पे आपको ये क्लोरीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं देख लूं यहाँ पे, येलो ही ले लेते हैं या पर्पल ले लेते हैं, हाँ। तो आपका जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना दिख रहा है? 17, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसका KLM फिल करूं, क्लोरीन का KLM फिल करूं, यहाँ सोडियम का KLM था, अब यहाँ पे इस क्लोरीन का KLM फिल कर रही हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 17 में से 2 गए, कितने बचे? 15, ठीक है। यहाँ 8 आ सकते हैं, 2 और 10, 2 और 8 कितने हो गए? 10, और 17 में से 10 गया, 7 बचे, तो लास्ट M में 7 ही आ सकते हैं, ठीक है। आ तो 8 सकते हैं लेकिन क्लोरीन के पास 17 ही है, तो यहाँ पे 7 ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा चार्ट से आपका ध्यान हटाते हुए यहाँ लेके आती हूँ आपको। तो हमें पता चल गया सोडियम का KLM कैसे होगा और आपका बेसिकली क्लोरीन का KLM कैसे होगा। अब मुझे NaCl का स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब NaCl का फॉर्मूला बताना है कि NaCl ही क्यों होता है। तो यहाँ पे देखो आपके पास सोडियम के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो 8, चलो ये भी बता देती हूँ, KLMN में, ठीक है। आपके पास K में 2 है, L में 8 है, M में 8 है और N में 18 है। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। ये आपके बेसिकली 18वें ग्रुप के आपके वो होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपके 18वें ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो इनर्ट गैसेस होती हैं, ठीक है। ना ही उन्हें गेन करना होता है इलेक्ट्रॉन, ना ही उन्हें लूज करना होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो इनर्ट गैसेस बनाने के लिए हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करनी होती है, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब ये पूरे फिल होंगे, ठीक है। या तो आपका KLM ले लूं मैं, पूरा सिर्फ KLM ले लूं और ये पूरे फिल हो, इसमें 2 हो, इसमें 8 हो, इसमें 8 हो, या आपका ये चला जाए और इसमें 2 और 8 हो, ठीक है, या आपका ये चले जाए इसमें सिर्फ 2 हो। तो स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब फुल चाहिए। अगर KLM है
तो आपका फुल चाहिए, उसमें 2 8 8 ही चाहिए। अगर आपका के एल है तो उसमें 2 और 8 चाहिए चाहिए। ऐसे ही अगर आपका एल नहीं है तो के में 2 ही 2 चाहिए ही चाहिए, अगर के सिर्फ के है तो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो अब देखो यहाँ पे सोडियम है आपके पास, ठीक है, तो सोडियम या तो गेन कर ले, और गेन कितने करने पड़ेंगे 8 बनाने के लिए, 7, और या ये लूज कर दे, या ये लूज कर दे, और एक लूज करना पड़ेगा अगर लूज करेगा तो। अगर स्टेबल चाहिए, 2 8 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो उसे एम शेल से या तो वो एक लूज कर दे या 7 गेन करके केएलएम का शेल बना ले। क्या आसान होगा उसके लिए? उसके लिए आसान यही होगा कि वो एक को लूज कर दे, बेस्ट है उसके लिए। ठीक है, बेस्ट उसके लिए क्या है, वो एक को लूज कर दे। तो एक को लूज करेगा, तो जब एक को लूज कर देगा वो, तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा। एक ही लूज किया है ना, तो +1। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन पे आते हैं। क्लोरीन को स्टेबल बनाने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, एक गेन कर ले, और या साथ के साथ लूज कर दे, साथ के साथ लूज कर दे केएल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक गेन कर लेगा तो केएलएम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी स्टेबल, और अगर आपके कहते हैं साथ के साथ लूज कर लेगा तो केएल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगी। उसके पास दोनों रास्ते हैं, लेकिन आसान रास्ता चुनेगा वो। आसान रास्ता क्या है, एक गेन कर ले 7 लूज करने से अच्छा। 7 लूज करने में एनर्जी बहुत जाएगी, ऐसे ही यहाँ पे 7 गेन में करने में बहुत एनर्जी जाएगी, तो वो वहां जाना चाहता है जहां एनर्जी कम जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक गेन करेगा। और यहाँ मैथमेटिक्स का उल्टा होता है, अगर गेन कर रहे हो तो माइनस कर रहे हो, तो -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो -1 का चार्ज आ जाएगा। हम इंटर क्रॉस करेंगे और आंसर आपका क्या आ जाएगा, NaCl। हम कभी भी 1 नहीं लिखते हैं, तो इसलिए हम NaCl आपका क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कराऊंगी, सॉरी, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए था कि आपको किस तरह से करना है। अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे और सारी चीजें समझ आ जाएंगी। स्टे ट्यून, इसी पे रहो आगे। अभी मैं आपको एक टेबल, 2 टेबल और दिखा रही हूँ जो काम आएंगी। दूसरी टेबल आपकी यहाँ ये है, ये वाली टेबल जो आपको ऊपर वाली टेबल दिखाई थी वो 9th क्लास के एनसीईआरटी में मिल जाएगी, और जो आपको ये वाली टेबल दिखाई है वो 10th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्लियर हो जाएगा आपको क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा हायर मेटल्स हैं, ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर 2 10 18 11 12 13 19 20 जो आपको नॉर्मली 9th में नहीं पढ़ाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एन शेल भी है, ठीक है, वहां एन शेल नहीं था जनरली। ठीक, तो वैलेंसी उसी हिसाब से होती है। यहाँ पे देखो, अब मैं आपको दिखाती हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो यानी एक ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता है, वो के में फिल करेगा। अब स्टेबल होना है उसने, क्या करेगा, या तो एक लूज कर ले या एक गेन कर ले, बात एक ही है उसके लिए, लूज करे या गेन करे। तो हाइड्रोजन का -1 भी वैलेंसी हो सकती है, +1 भी हो सकती है। ठीक है, तो एक ही तो है, एक गेन करे या एक लूज करे। ठीक है, एक लूज कर देगा तो के जो आपका KLM है वो बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो जनरली गेन ही करता है। ठीक है, या लूज भी कर सकता है, तो वो +1 -1 आपकी कोई भी चीज हो सकती है। ऐसे ही हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, और KLM में फिल किया तो ये 2, तो ये तो स्टेबल है ना, क्योंकि हीलियम आपका 18वें ग्रुप में आता है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ऐसे आपका वो 18वें ग्रुप में आता है, तो ये तो स्टेबल है, क्योंकि के में 2 ही होने चाहिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0, ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा। लिथियम पे आते हैं, एटॉमिक नंबर है 3, KLM भरूंगी तो के में 2 आएंगे, एल में 1 आएगा। तो या तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो एक लूज कर दे और या आपके 7 गेन कर ले, 7 गेन कर ले, क्योंकि एल में कितने चाहिए आपको, 8 चाहिए। ठीक है, तो क्या आसान है उसके लिए, एक लूज करना आसान है, तो एक लूज करेगा तो आपकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। अब मैं थोड़ा नीचे आती हूँ, जहां पे आपकी वैलेंसी जो है वो देखो, बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में ऐसा नहीं होता कि एक गेन किया तो आपका +1 हो गया, जरूरी नहीं है। वो तब तक है जब तक आपका 4 से कम है वैलेंसी, बेसिकली 5 से कम है। ठीक है, 5 से कम है तो जितना लूज किया है उतना आपका बेसिकली वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसे, वैलेंसी। और गेन जनरली वो करते नहीं है, लूज ही करते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर आपकी सल्फर की, ठीक है, सल्फर ले लेते हैं। सल्फर में आपका एटॉमिक नंबर होता है 16, कितना होता है, 16, और यहाँ पे 286
आपकी इस तरह से KLM बढ़ जाएगा, 2 आएंगे 8 और ये अगर आप गिनोगे तो 2 + 8 10 और 10 + 6 16, तो एटॉमिक नंबर से बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसके पास दो चॉइसेस हैं, या तो 8 बनाने के लिए 2 गेन कर ले, ठीक है गेन कर ले, और या वो 6 लूज कर दे, 6 लूज कर दे। ठीक है, तो क्या करेगी वो, क्या करेगा सल्फर, 2 गेन ही कर लेगा वो। ठीक है, तो 2 गेन करेगा तो 2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका बेसिकली इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, जनरली यही चीज होती है कि आपका कितना गेन और कितना लूज कर रहा है, उस हिसाब से हम आंसर वैलेंसी में लिखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना प्लीज, इनको लिख के देखना, आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके और भी KLM शेल्स हैं जो आपके काम आएंगे अभी। कुछ इस टेबल में है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है, और इस टेबल का क्या इंपॉर्टेंट है, जनरली ये आयरन 2 को हम Fe2 पॉजिटिव कहते हैं और इसको हम फेरस भी कहते हैं। तो अगर आपका फेरस लिखा है तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव, और आयरन 3 को हम जनरली फेरिक कहते हैं, फेरिक। ठीक है, तो अभी आएंगे क्वेश्चंस, देखना। जनरली आपको अमोनियम नाइट्रेट दे दिया, NH4 लिखोगे, कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट दे रखा है तो HCO3- लिखोगे, कार्बोनेट CO3 2-, तो इनके चार्जेस काम आएंगे अभी आपके। ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोलती, अभी काम आएंगे लिटरली, तो इनको टेबल को अच्छे से लिख लेना, और अगर आपके पास NCERT है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला किस तरह से बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड है और मेरे को इसका फॉर्मूला बनाना है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। देखो यहाँ काम क्या है, मेरा सिंबल अप्लाई कर रही हूं मैं। ठीक है, अब बेसिक हमने पढ़ लिया है, अब मैं अप्लाई कर रही हूँ। कैल्शियम पर मुझे वैलेंसी देखनी पड़ेगी क्योंकि चार्ज चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं वैलेंसी, मैं वहां नहीं देखूंगी, मैं यहीं आपका आंसर निकालूंगी। इसका जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। कितना होता है, 20। ठीक है, तो 20 एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर मैं देखूं KLM, अगर मैं इसका फिल करना चाहूँ तो मैं इस तरह से फिल कर सकती हूँ, 2 8 8 N में 2 आएंगे, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20। लास्ट सेल में कितने हैं, 2 हैं। Cl में एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर Cl का होता है 17। ठीक है, इसका KLM भरो फटाफट से। K में होते हैं 2, L में 8 होगा। ठीक है, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10, और 17 चाहिए तो यहाँ पे 7। ठीक है, तो इसका यहाँ पे 7 हो गया। अब इन पे चार्जेस पता लगाने के लिए, चार्जेस क्या होंगे इन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे N में 18 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या तो ये 2 लूज कर दे, और ये या तो आपके 16 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना कि भाई छोड़ दो, 2 लाख। अब मान लो इसके पास 2 लाख थे और 16 लाख आने के चांसेस हैं। ठीक है, लेकिन वो 16 लाख भी चोर ले जाएगा मान लो, या उसकी एनर्जी घट रही है, उसका टाइम बीत रहा है, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा, मान लो ऐसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2 हैं, 2 उसको लूज करने पड़ रहे हैं, 2 लाख लूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जनरली आप यही बोलोगे मेरे को 16 लाख गेन करने हैं, लेकिन उसमें आपकी एनर्जी जा रही है। ठीक है, या उसमें आपका फैमिली टाइम जा रहा है, तो फैमिली से तो कोई सैक्रिफाइस नहीं करता है गेस। ठीक है, तो वो 16 तो आलसी है, 16 नहीं करेगा। ठीक है, गेन तो वो क्या करेगा, 2 लूज कर देगा। तो लूज करने में प्लस चार्ज होता है और +2 का चार्ज होगा क्योंकि 2 लूज कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखूं मैं, यहाँ पे आपके पास कितने हैं, 7 हैं बेसिकली भरे हुए। M में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो ये 1 लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, या आपके 7 के 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्या करने के लिए, 8 बनाने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, 8 बनाने के लिए, या 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, अब कौन चाहेगा भाई अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना, उसकी एनर्जी नहीं जा रही है उसमें लूज करने में, उसकी मेहनत नहीं जा रही है उसको लूज करने में, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन करने में हमारा क्या चार्ज आता है, माइनस, और गेन कितने का हो रहा है, 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर के हिसाब से और KLM के शेल के भरने के हिसाब से आपको चार्जेस का पता लग जाएगा। आप वहां जब एग्जाम में करोगे तो आप इस तरह से इसको साइड में ही करना, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है और मैं इसको मिटाने वाली हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे
आपका CaCl बेसिकली कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता सकूं। मैं अभी फॉर्मूला बताने वाली थी, लेकिन मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ कि ये फॉर्मूला आएगा क्या। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मेरा सामने कैल्शियम के +2 चार्ज आ चुका है और क्लोरीन का -1, इंटर क्रॉस करो। ठीक है, तो कैल्शियम के पास कितना आ गया, 1 चार्ज आ गया जिसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते। क्लोरीन के पास कितने आ गए, 2 चार्जेस आ गए, तो यहाँ पे ये 2 सिर्फ है, तो ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और मजा भी आया होगा। ठीक है, इस बार मैं एटॉमिक नंबर और KLM नहीं करूंगी, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकॉल जरूर करती रहूंगी। सोडियम में आपके 281 होते हैं, KLM में यानी 11 एटॉमिक नंबर है 281। कार्बोनेट CO3, मैंने आपको बताया कि ये टेबल इंपॉर्टेंट है तो है, ये वाली थर्ड वाली, ये वाली इंपॉर्टेंट है तो है। कार्बोनेट का देखो कितना चार्ज होता है, 2-। ऐसी चीजों का निकाला नहीं जा सकता, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली 2- लिख देंगे, -2 या 2- आपकी मर्जी। सोडियम में KLM भरूंगी, एटॉमिक नंबर 11 होता है 281। ठीक है, तो एक लूज करना पसंद करेगा रादर देन 7 गेन करने के। ठीक है, तो वो एक लूज कर देगा, तो +1 का चार्ज आ गया। इंटर क्रॉस करो, आंसर विल बी Na2CO3। ठीक है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, सोडियम कार्बोनेट का। अब आ रहा होगा मजा, अब आप लोग खुद करोगे वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, और अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो मैं हूं ही। सोडियम क्लोराइड का मैंने ऊपर ही करा दिया, तो मैं यहाँ पे फटाफट कर देती हूँ NaCl। Na के ऊपर +1, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, इंटर क्रॉस, आपका आंसर आ जाएगा NaCl, यानी फॉर्मूला बन के आ जाएगा NaCl। आई होप समझ आया होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड का Al एल्यूमिनियम हो गया, और क्लोराइड का आपका Cl। अब मैं आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर दिखाती हूँ ऊपर पहले तो। ठीक है, कितना है, 13 है ना। अब 13 फिल करो KLM में। मेरे को क्लोरीन का तो पता चल ही चुका है, मैं क्यों निकालू बार बार। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का मेरा हो गया 283, क्योंकि 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये मैंने भर दिया, तो प्लस करोगे 13 ही आएगा। या तो 3 लूज कर ले या 5 गेन कर ले, क्या करेगा, 3 लूज कर देगा। लूज करने पर प्लस चार्ज, और कितने लूज किए हैं, 3 लूज किए हैं, तो +3। तो आपका इंटर क्रॉस करते ही AlCl3, समझे, तभी AlCl2 नहीं होता, AlCl नहीं होता, AlCl3 ही होता है। सॉरी, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। फेरिक कार्बोनेट, आपको क्या बताया था, वेट अ मिनट। फेरिक कार्बोनेट में Fe आयरन का होता है, कार्बोनेट आपका अगेन CO3, यहाँ पे तो 2- चार्ज ही होता है, -2 लिख दूंगी मैं। फेरिक, फेरिक का क्या बताया था, यानी यहाँ पे +3 चार्ज होगा, फेरिक में +3, उसने बोला था ना फेरिक इज Fe+3 और फेरस इज Fe+2, मैंने बोला था ना काम आएगा, तो आ गया ना काम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये +3 चार्ज हो गया, इंटर क्रॉस कर दो, तो ये हो जाएगा Fe2CO3 का होल थ्राइस, क्योंकि CO3 के पास ऑलरेडी 3 है। ठीक है, तो वो उसके पीछे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका Fe2CO3 होल ट्वाइस। आई होप आपको पांचवा भी समझ आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अमोनियम सल्फेट पे। NH4 इज अमोनियम। ठीक है, अभी दिखाऊंगी ऊपर। सल्फेट इज SO4। ठीक है, इनके चार्जेस आपको थर्ड वाली टेबल में मिलेंगे, अगर आपने उस टेबल को ध्यान से देखा है तो। वापस आते हैं इस टेबल पे। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अमोनियम। अमोनियम देखो NH4 पॉजिटिव, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखो, अमोनियम इज NH4 पॉजिटिव। ठीक है, तो +1 का चार्ज है, और क्या दिया हुआ है हमें, सल्फेट दिया है SO4 2- यानी 2- का चार्ज। तो ऐसे हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा से याद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉरी, तो NH4 पे क्या चार्ज था, +1, दिखा नहीं होगा ये, दोबारा से कर लेते हैं, सॉरी, +1, और SO4 पे -2 चार्ज, इंटर क्रॉस, आंसर विल बी NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो NH4 पे प्लस चार्ज था, SO4 पे 2-, तो इंटर क्रॉस किया तो NH4 के साथ 2 भी आ गया और SO4 अकेला। यहाँ पे आप 1 नहीं लिखते हो, ठीक है, 1 देखता ही नहीं कोई। ठीक है,
तो बेसिकली ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा अमोनियम सल्फेट का। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, अब तो प्रो हो गए पबजी की तरह इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का Na होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, मैं बता ही देती हूँ, ठीक है। तो Na पे तो +1 चार्ज होता है, हमने देखा ही है, एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन। OH पे -1 चार्ज होता है, बात मान लो और कर लो, वरना टेबल जाके देख लो पीछे करके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे NaOH इज द आंसर, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो मजा आ रहा होगा बनाने में। अब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का K, क्लोरीन का Cl, पोटेशियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम में, ठीक है। तो पोटेशियम में देखते हैं हम कितने होते हैं, अगर मैं देखूं, रुक जाओ मेरे को एटॉमिक नंबर याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, चलो अब याद आ गया, 19 होते हैं पोटेशियम में, ठीक है। तो ये मैंने कैसे लिखा, ये आपकी सीरीज में पीरियोडिक टेबल मुझे तो याद है, आपको भी याद कर लेनी चाहिए, जबकि कभी कभार याद नहीं आते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, जैसे कि अभी मेरे साथ हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन तो करा रही हूँ क्योंकि मुझे पीछे से पीरियोडिक टेबल सीरीज में याद है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 है, KLM भरेंगे 2 8 8 एंड N आ गया 1, यानी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, या तो लूज कर ले और या आपके कितने 18 गेन कर ले, क्योंकि सॉरी 17 गेन कर ले, 18 चाहिए होते हैं ना, तो या तो 17 गेन कर ले या एक लूज कर दे, फायदा किसमें, एक लूज करने में फायदा है। तो यहाँ पे +1 चार्ज, क्लोरीन मुझे पता ही है वो क्या करता है, एक गेन करता है, 7 होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में, 8 बनाने के लिए एक गेन करता है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KCl, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या सीखा, पीरियोडिक टेबल सीरीज में आप 20 एटॉमिक नंबर तक एटलीस्ट याद कर लो, आराम से याद हो जाती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अब मैग्नीशियम क्लोराइड पे, मैग्नीशियम क्लोराइड पे, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सिंबल है Mg, क्लोरीन का Cl, Mg के 12 एटॉमिक नंबर होता है, तो 282, अगर मैं भरना चाहूं तो 282, या तो 2 लूज कर दे, ठीक है, या आपके 6 गेन करे, 2 लूज करने में भलाई है ऑफकोर्स, ठीक है, तो +2। क्लोरीन या तो आपके 8 7 के साथ लूज कर दे या एक गेन कर ले, तो भलाई किस में है, एक गेन करने में है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2। तो अब समझ आया MgCl3 क्यों नहीं कहते, इसलिए नहीं कहते। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ और अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होगे। अब आते हैं जिंक कार्बोनेट पे, जिंक आपका क्या है, Zn, बाई कार्बोनेट होता है HCO3, ठीक है। अब मैं दिखाती हूँ आपको ऊपर टेबल में, ये हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो आ गए हम यहाँ, और यहाँ पे देखो आपको मिल रहा होगा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट इधर, ठीक है। तो ये क्या है, एक ही चार्ज है, माइनस का चार्ज है इसके ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे वहां पे, माइनस, ठीक है। तो टेबल के फायदे देख रहे हो, टेबल के फायदे बहुत हैं। जिंक का +2 चार्ज होता है, मैं एडवाइस करूंगी आप खुद निकालना, मेरे को तो पता है, ठीक है, -1 इंटरक्रॉस ZnHCO3 whole twice, this is the formula for zinc bicarbonate। अब आते हैं हम फेरस क्लोराइड पे, ठीक है। तो मैंने कहा था ना फेरिक और फेरस याद कर लो, तो यार आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको आते हैं यहाँ पे फेरस क्लोराइड पे, तो फेरस पे +2 चार्ज होता है, फेरिक पे +3 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, फेरस पे +2 होता है, कर दो FeCl2। तो यानी पॉसिबल तो FeCl3 भी है और FeCl2 भी है, बस डिपेंड करता है नाम पे, अगर बोला है फेरिक तो FeCl3 होगा, क्लोराइड पूरा लिखते हैं, और अगर बोला है फेरस क्लोराइड तो ये होगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला बनाना आ गया होगा। सब कुछ टेबल के ऊपर निर्भर है और आपको पता होना चाहिए क्या लूज करेगा क्या गेन।
उसके लिए जो सबसे आसान लगेगा वही चीज आप करोगे। गेन आसान लगेगा तो गेन करोगे, लूज आसान लगेगा तो लूज करोगे। गेन करने पे माइनस चार्ज आता है और लूज करने पे प्लस चार्ज होता है, मैथमेटिक्स से बिल्कुल उल्टा। जैसे मैथमेटिक्स में जोड़ने पर, ठीक है, आपको ज्यादा चीजें मिलती हैं, वैसे यहाँ पे जोड़ने पर आपकी चीजें घट जाती हैं, ठीक है, और यहाँ माइनस में आपकी चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये केमिस्ट्री है बाबा, समझ के चलना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन, जो कि इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक टेबल और मैं लेके आई हूं, इस टेबल को स्टडी करते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के फॉर्मूले से पहले, बेसिकली फॉर्मूला चाहिए हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास पता होने चाहिए। कुछ तो इस टेबल में है, कुछ मैंने लिखवा रखे हैं क्योंकि आपके पास क्वेश्चन वैसे आने वाले हैं, तो करने तो सभी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कार्बन का 12। अच्छा, यहाँ पे सब कुछ अप्रॉक्स में दिया गया है, हमेशा पॉइंट में होगा आपका, यहाँ पे इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसके बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा, लेकिन आपको अप्रोक्सीमेशन और कैलकुलेशन आसान के लिए आपको सारा एटॉमिक मास सिर्फ अप्रोक्सीमेशन में दिया जाता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आप क्लियरली काम आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखो, परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट का फॉर्मूला आपके सामने है। वेट ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। आपको वेट ऑफ एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स आपके कंपाउंड में प्रेजेंट है उनका वेट पता होना चाहिए और टोटल होना चाहिए, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। आपको पूरे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड पता होना चाहिए कि पूरा टोटल करके, सॉरी, वेट ऑफ एलिमेंट यानी अगर आपको एक एलिमेंट का, बेसिकली पूरे एक एलिमेंट का वेट पता होना चाहिए, आपको पूरे कंपाउंड का भी वेट पता होना चाहिए जो ऐड करके आएगा, अभी बताऊंगी सब कुछ, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ सब कुछ क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और अगर बाई चांस छूट भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत आराम से पूछ सकते हो और मैं रिप्लाई करने के लिए बैठी ही हूँ, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम देखते रहेंगे। अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। तो मेरे को बोला है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालो इसका, Mg2P2O7, ठीक है। इसका मेरे को क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हमें तो पहले सबका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, ठीक है। तो मैं देखूंगी आपका वेट ऑफ एलिमेंट Mg का एलिमेंट, Mg जो एलिमेंट है उसका वेट निकालना है मुझे, और Mg के कितने एटम्स प्रेजेंट है इसमें, दो से तो मल्टीप्लाई होगा। और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना है वो भी देख लेते हैं, कितना है बच्चों, 24, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी, 24, ठीक है। तो यह आंसर आ जाएगा मेरा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 48 आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ द एलिमेंट किसका, पहले तो लिख तो दे, Mg का, अरे भाई बताओ भाई, Mg का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेट ऑफ एलिमेंट किसका, आपको फॉस्फोरस का चाहिए, P का चाहिए। एटम्स कितने प्रेजेंट है, 2, और फॉस्फोरस का मेरे को एटॉमिक मास देखना ही पड़ेगा, तो वो मैं देखूंगी ऊपर, आपको पता है तो आप फटाफट लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों की तरह ही बच्ची हूँ और मुझे भी याद नहीं था, 31, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ आ जाएगा 31, क्लियर। तो आंसर विल बी 2 1 2 2 3 6, 62U, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्या है यहाँ पे, सॉरी, अगला है आपका O7, यानी आपका O दिया हुआ है, तो वेट ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक वेट निकाल रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ऑक्सीजन, और कितने दिए हुए हैं ऑक्सीजन के, 7, हाँ 7, और आपके पास ऑक्सीजन का मास भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो मास आप लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 16 से पता लग गया कि मैं यहाँ पे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 6 42, है ना, और 4 7 7 8 9 10 11 112U, ठीक है। आई होप मैं गलत नहीं हूँ, हाँ ठीक है।
तो ये मेरे एटॉमिक वेट निकल गए एलिमेंट के, ठीक है। और मेरे को अगर टोटल मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, पूरे मॉलिक्यूल का वेट निकालना है, तो सबको प्लस कर दो बेटा, बेस्ट। क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर वेट का पता होना जरूरी है। 48 प्लस 62 प्लस 112, व्हाट विल बी द आंसर? 40 प्लस 60 100, 100 प्लस 100 200, 200 समथिंग आएगा, 210 एंड यहाँ पे 222। आई गेस सही हूं मैं, ठीक है। तो अगर मैं एक बार कर भी लेती हूँ प्लस, है ना, फॉर श्योरिटी कर लेते हैं। 12 और यहाँ पे 6 6 12 और यहाँ पे 2। अरे वाह, मैं बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। क्या हो गया? आई गेस ये हैंग हो गया है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब आते हैं यहाँ पे 222 आपका मॉलिक्यूलर वेट आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन आपको हर एलिमेंट का निकालना पड़ेगा जो जो प्रेजेंट है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम, परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूंगी, मैं आपको बहुत लीनियंटली और बहुत प्यार से बता दूं, कैलकुलेशन पार्ट मेरा थोड़ा सा तंग है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने में वैसे भी टाइम लग जाएगा, तो बेस्ट है कि मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, आप कैलकुलेट जरूर कर लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना था, देखें जरा, 48, ठीक है। तो 48, मैं फॉर्मूला भी नहीं लगा रही, फॉर्मूला जो ऊपर है वही है, क्योंकि आपको फॉर्मूले में क्या बोला है, वेट ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड कितना है, 48। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड कितना है, 222, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 222 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या होमवर्क है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ व्हाट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में 62 बाय 222, 222, ठीक है। तो 62 क्या है आपका एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट फॉस्फोरस, क्योंकि मैं फॉस्फोरस का परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल क्यों रहे हैं? मतलब ये कि मुझे इतना तो पता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं पूरे फॉर्मूले में नंबर ऑफ एटम्स पता है। एक में आपके 2 हैं, एक में आपके 7 हैं और एक में आपके कितना है, 2 ही है। हाँ, 2 में आपके 2 ही हैं और तीसरे में आपका 7 है। लेकिन मुझे तो परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंटेज उसके अंदर होगा, 100 में से कितना परसेंटेज मैग्नीशियम को गया, कितना परसेंटेज फॉस्फोरस को गया और कितना परसेंट ऑक्सीजन को गया। हम मार्क्स कैलकुलेट करते हैं ना, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं अगेन फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप लोगों ने आंसर खुद निकालना है। ऐसे ही अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना चाहूँ, आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का आपका परसेंटेज कंपोजिशन होगा 112 अपॉन 222 मल्टीप्लाइड बाय 100। जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा और इस तरह से हमारी परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगी, ठीक है। तो मैं यही करने वाली हूँ आगे, आपको एटॉमिक वेट बता दूंगी, आपको मॉलिक्यूलर वेट बता दूंगी, आपको फॉर्मूले में पुट करना सिखा दूंगी, कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रीन विट्रॉल में। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O। तो यहाँ तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं, चलो कोई नहीं, कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले तो आयरन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक वेट 1, एक ही है आयरन, इनटू आपके कितने, बेसिकली आयरन का मास होता है 56, ठीक है। तो 56 U हो गया। अब मैं छोटा छोटा लिखूंगी थोड़ा, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर की बात करते हैं, ठीक है। मुझे सल्फर का याद नहीं है और सल्फर के पास 1 ही है, और यहाँ पे सल्फर का एटॉमिक वेट मुझे जाके देखना पड़ेगा, व्हाई इट इज हैंगिंग। तो यहाँ पे आपका बेसिकली सल्फर का 32 है, ठीक है। तो 32 हम लिख देंगे। अब तो समझ आ रही होंगी चीजें, 32, तो ये आ जाएगा 32U। एटॉमिक मास ऑफ या एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन निकालूंगी। ऑक्सीजन का क्या होगा आपका 4 इंटू आपका ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अभी पढ़ा है 16 होता है, ठीक है, एटॉमिक वेट, ठीक है। और कितने प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है एज शोन, ठीक है।
अब आते हैं एटॉमिक वेट ऑफ H2O। ठीक है, तो एटॉमिक वेट ऑफ H2O ना मैं पूरा ही निकालूंगी, और इसको मैं मॉलिक्यूलर वेट भी कह सकती हूँ, या वेट ही लिखो। ठीक है, एटॉमिक होता है एक एटम का निकालना, H2O का ना 18 होता है ऑल इन ऑल। अगर मैं करूँ 2 + 16 18 होता है, इसलिए मैंने सीधे डायरेक्टली 18 लिख लिया। कितने प्रेजेंट है वाटर के एलिमेंट्स यहाँ पे? 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 16 4 64, यहाँ हो जाएगा 7 8 56, 5 7 7 8 9 10 11 12 126। ठीक है, तो टोटल करते हैं अब 50 और 30 80 80 और 60। चलो मैं ऐसे ही प्लस कर लेती हूँ, ऐसे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये क्या आंसर आया। 32 64 126। ठीक है, तो 6 6 12 12 4 व्हाट 16 16 और 2 18 18 का 1 6 + 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 का 1 2 278। तो मॉलिक्यूलर वेट जो होगा उस पूरे कंपाउंड का वो होगा 278। आई एम सॉरी अगर मैं कहीं पे भी कैलकुलेशन में गलती करती हूँ तो आप कमेंट में जरूर बता देना, मुझे अपनी गलतियों से सीखने का मौका चाहिए, वो आप लोग दे सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं उसको सुधारूंगी तभी तो अच्छी टीचर बनूंगी। तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 278 आ गया है। अब मैं फटाफट से यहाँ पे क्या करूंगी, परसेंटेज कंपोजिशन निकालूंगी हर एलिमेंट की। क्या आप निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हो। आयरन की निकालूंगी परसेंटेज कंपोजिशन 56/278 इंटू 100। सल्फर की निकालूंगी 32/278 इंटू 100। आई होप समझ आ रहा होगा। ऑक्सीजन की निकालूंगी 64/278 इंटू 100। ऐसे ही वाटर की निकालूंगी, वाटर का क्या हो जाएगा 126/278 इंटू 100। तो ये आपका बेसिकली यहाँ से सारे परसेंटेज कंपोजिशन निकल आएंगे। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके आंसर निकालना है और अपनी कॉपीज में लिखना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और एक होमवर्क के लिए ले जाएंगे। अब आपके पास मैग्नीशियम है, एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम देखेंगे कितना होता है बच्चों 24, और यहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है तो एक 24। सल्फर का कितना था बच्चों 32, 32 इंटू सल्फर 32 ही था ना, एक बार मैं देख लेती हूँ, चेक इट, लेट मी चेक इट। 32 ही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 32 इंटू 1 इक्वल टू 32। ऑक्सीजन इज 16 16 इंटू 4 क्योंकि 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, और आपका यहाँ पे 64 आ जाएगा। और वाटर के साथ तो अगेन आपका वही है 18 से मल्टीप्लाई, जितने आपके प्रेजेंट हैं उतने। तो यहाँ पे आपका आंसर जो आया था वो आया था 126। ठीक है, तो ये 126। अब टोटल कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल करूंगी तो 126 + 64 + 32 + 24, तो 10 14 15 16 1। ठीक है, तो 6 + 2 8 8 + 2 10 11 12 13 14 14 का 1 246। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 246। अब तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है और किसकी, सारे एलिमेंट्स की, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम की हो जाएगी 24 अपॉन, एक मिनट, आज मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 24/246 इंटू 100। ठीक है, सल्फर इज 32/246 इंटू 100। ऑक्सीजन इज 64/246 इंटू 100 and water is 126/246 into 100। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। यहाँ पे आपके परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक, तो दिस इज द फाइनल परसेंटेज कंपोजिशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, K2Cr2O7। ठीक है, तो आप इसको होमवर्क ले जाओ, ये सबसे बड़े वाले को होमवर्क ले जाओ। कोई दिक्कत, लग रहा होगा डर कि हाँ ये क्या है, लेकिन डरना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, निकालो आंसर, बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं बताऊंगी सही है कि नहीं है। ठीक है,
तो K2Cr2O7 का कर लेते हैं। तो आपका एटॉमिक वेट K का कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका यहाँ पे 2 है, मुझे याद नहीं पोटेशियम का कितना मास है, तो फिर हम जाते हैं ऊपर। ठीक है, अब ऐसा मत बोलना टीचर को याद नहीं है तो स्टूडेंट से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो आपको जनरली क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट दिए जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इजीली किसी को भी याद नहीं होते। बीइंग अ केमिस्ट्री टीचर मुझे भी आज तक इतने सारे एलिमेंट्स के याद नहीं हुए, कुछ कुछ याद हो जाते हैं काम करते करते, बट कभी कभार याद नहीं होते ऑब्वियसली। ठीक है, तो पोटेशियम का यहाँ पे है 39। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपको याद नहीं होते क्वेश्चन में जरूर मिल जाएगा, कुछ तो याद कर जाना, और अगर कुछ नहीं तो सारे याद कर जाना, और अगर सारे याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। 78U। क्रोमियम का देखूं तो 2, और क्रोमियम का भी मुझे याद नहीं है, और मुझे क्रोमियम का देख लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा आज मेरा लैपटॉप बहुत हैंग हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप कोऑपरेट करोगे उस चीज से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी पढ़ाई में, है ना। तो यहाँ पे हम किसका सर्च कर रहे थे, क्रोमियम का। तो क्रोमियम का 52 है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका 52। ठीक, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 2 4 एंड 2 5 10 104U। ऐसे ही ऑक्सीजन का हो गया 7 into what 16। ठीक है, तो 7 6 42, 4 7 7 8 9 10 11 112U। ठीक, तो अगर मेरे को मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो वो मैं प्लस कर दूंगी सारे, तो मेरा प्लस करके आंसर आएगा 10 14 14 का 1 2 9 ओके 2 294। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट पूरे मॉलिक्यूल का वेट होता है, तो आपका आ जाएगा वो 294। अब मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो वो मैं निकाल लूंगी। परसेंटेज कंपोजिशन किसका निकालना है, पोटेशियम का, निकाल लो। 78/294 इंटू 100। फॉर्मूला नहीं लगा रही हूं मैं, कोई बात नहीं, आपने लगाना है, हर जगह लगाना है, जितनी बार क्वेश्चन आ जाए उतनी बार लगाना है, क्योंकि हमें भूलना थोड़ी है, हमें आते हुए चीजें नहीं भूलनी है, तो इसलिए हम फॉर्मूला हर बार लगाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर आपका परसेंटेज में आएगा, आप लोगों ने आंसर निकालने हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके सामने ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन 112/294 इंटू 100, और इसका भी परसेंटेज कंपोजिशन मिल जाएगा। अब आपको बात समझ आ गई होगी, हमें पता है कि उस पूरे मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एलिमेंट के, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कितनी परसेंटेज लेके चल रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में, तो वो हम परसेंटेज कंपोजिशन से निकालते हैं। तो आपका होमवर्क है लास्ट के 2 क्वेश्चन करना है, Al2O3 एंड अमोनियम डाइक्रोमेट। जो ये कर देगा और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बता देगा, वो इस चीज को सीख गया और उसका पहला चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो गया। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बोलना, क्योंकि आज की वीडियो जो है लंबी है, आई नो, बट आप आधा आधा घंटा करके बीच में ब्रेक लेके लेके देखते रहना। और आपको अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो आई गिव यू लिबर्टी, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और जरूर करें, और साथ में एक बार रसायन विज्ञान कोचिंग, अगर ये लेक्चर पसंद आ रहा है ना, तो रसायन विज्ञान कोचिंग पर जाके एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। ठीक है, और लोगों को काफी सारा स्प्रेड करो, उस चैनल को मुझे बढ़ाना है, वो मेरा अपना चैनल है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ खड़ी हूँ, आप मेरे लिए वहां खड़े हो जाओ। अगर आप ऐसा कर दे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।